तो चलो आओ। हाँ जी यादव साहब, चल देना। अब हम पर बात शुरू करेंगे। लास्ट जो अपनी क्लास थी ना उसमें इंटरफेरेंस समझ लिया था। अब आज इंटरफेरेंस का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देख रहे हैं और वो है YDSE, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना? यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एग्जाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। सुनो, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है? तो इसका डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है। बच्चों, सबसे पहले हम मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स ले लेंगे ना। यहाँ पर जो भी लाइट सोर्स लेना आप ले लेंगे। इसके फ्रंट में आप लोगों ने नॉन ट्रांसपेरेंट सरफेस रखा था, नॉन ट्रांसपेरेंट सरफेस, ठीक है? कार्डबोर्ड शीट रख दीजिए M। उसमें एक नैरो स्लिट आपने बना दिया था, इसको आपने कहा S। या नैरो स्लिट भी हो सकती है, पिन होल भी हो सकता है, ठीक है? इसी कार्डबोर्ड शीट के पैरेलल आप लोगों ने सेकंड कार्डबोर्ड शीट रखी था N विथ 2 नैरो स्लिट्स, ठीक है? ये जो सरफेस M और N है एग्जैक्टली पैरेलल होनी चाहिए, एग्जैक्टली पैरेलल, ठीक है? एग्जैक्टली पैरेलल बेटा, सरफेस M N एग्जैक्टली पैरेलल है। और प्रैक्टिकल अरेंजमेंट इस तरह से बेटा कि जो डिस्टेंस है S S1 और S S2 ये भी सिमिलर है। S S1 और S S2 डिस्टेंस 100% सिमिलर है, ठीक है? पोटेंशियल को दिक्कत है तो। और फिर M और N के एग्जैक्टली पैरेलल आप एक स्क्रीन रख देंगे और स्क्रीन पर इंटरफेरेंस फ्रिंज पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे। इंटरफेरेंस का जो भी फ्रिंज पैटर्न होगा ना, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बनेंगी राइट और डार्क की हेल्प से, ठीक है? तो उस पूरे बंच को मैं बोलेंगे इंटरफेरेंस फ्रिंज पैटर्न। जहाँ भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहाँ ब्राइट फ्रिंज बन जाएगी, आपको एक लाइटिंग दिखेगी ना। और जहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, अपोजिट फेज होगा, वहाँ डार्क फ्रिंज बन जाएगी, ओके? और इन फ्रिंजेस के उनको जो नैरो स्ट्रिप्स बनती हैं उनको फ्रिंज बोलते हैं, ब्राइट फ्रिंज एंड डार्क फ्रिंज, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है? उनके बंच को बोलेंगे इंटरफेरेंस फ्रिंज पैटर्न, इंटरफेरेंस फ्रिंज पैटर्न। सपोज ब्राइट बन गई, ब्राइट फ्रिंज, तो ब्राइट के दोनों तरफ डार्क बनेंगी। देन अगेन मैक्सिमा कंस्ट्रक्टिव तो ब्राइट बनेंगी, अगेन डिस्ट्रक्टिव डार्क फ्रिंज मिनिमा, एंड अगेन कंस्ट्रक्टिव ब्राइट फ्रिंज मैक्सिमा। तो इस तरह सीक्वेंस में चलेंगे। तो सीक्वेंस का रीजन और कंडीशंस आप जानते ही हैं अच्छी तरह से, क्योंकि आपको पता है बेटा कि जब भी इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है तो चाहे फेज रिलेशन के रेस्पेक्ट में देख लीजिए, फेज डिफरेंस या फेज रिलेशन, तो दो वेव्स के बीच जो फेज रिलेशन या फेज डिफरेंस बनेगा, देखिए 0 और 2 पाई दोनों पर मैक्सिमा है, तो बेटा मिड सेक्शन में कौन आएगा? पाई। तो 0 पर कंस्ट्रक्टिव ब्राइट बनेगी, तो पाई पर डिस्ट्रक्टिव, देन 2 पाई पर कंस्ट्रक्टिव, तो 3 पाई पर फिर से डिस्ट्रक्टिव डार्क, और 4 पाई पर फिर से कंस्ट्रक्टिव। तो सीक्वेंस चलती है, याद रखना। दो मैक्सिमा कभी एक साथ नहीं बनेंगे, दो मिनिमा भी कभी एक साथ नहीं बनेंगे, ठीक है? इंटरफेरेंस पैटर्न में सीक्वेंसिंग चलेगी, मैक्सिमा देन मिनिमा देन मैक्सिमा देन मिनिमा देन मैक्सिमा, ठीक है? फेज डिफरेंस बिटवीन टू सुपरपोज्ड वेव्स। हाँ जी, ये हमारे पास का बेसिक डायग्राम है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का। इसमें हम लोग बेटा जो वेव एमिट होती है सोर्स से, तो वेव फ्रंट को डिवाइड करते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा काम आता है? वेव फ्रंट डिवाइडेशन। मोनोक्रोमेटिक सोर्स तो अपन ले ही लेंगे,
और कोहेरेंट सोर्स डेवलप करने के लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं इसमें? वेव फ्रंट डिवाइडेशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जो भी वेव बेटा सोर्स एस से निकलेगी ना, वो S1 S2 से जब आगे एमिट होगी, तो S1 से जो लाइट वेव्स आगे एमिट हो रही हैं S1 से, और S2 से जो लाइट वेव्स एमिट हो रही है, उनका बेसिक प्रोडक्शन सोर्स तो सेम ही है। तो इसलिए S1 S2 कैसा बिहेव करेंगे? एज अ टू कोहेरेंट लाइट सोर्स, एज अ टू कोहेरेंट लाइट सोर्स। यस और नो? कोई टेंशन नहीं। अब सेम डायग्राम बेटा हम लोग एक और मेथड से ऑब्जर्व करेंगे। तो ध्यान से सुनना। बच्चों, कार्डबोर्ड शीट M, सेकंड कार्डबोर्ड शीट N, नैरो सोर्स S, देन S1 एंड S2। ध्यान दे रहे हैं बेटा? कैपिटल S और S1 S2, याद है ना? S1 S2 एग्जैक्टली पैरेलल है, और जो डिस्टेंस है SS1 और SS2 वो भी 100% सेम होनी चाहिए। कार्डबोर्ड शीट M और N का डिस्प्ले दिख रहा है। पैरेलल स्क्रीन, दिस इज स्क्रीन। यस और नो? तो टेंशन, कोई दिक्कत नहीं बेटा? जब भी आप मोनोक्रोमेटिक सोर्स को ग्लो करेंगे या जो भी लाइट सोर्स है हमारे पास है, उसको जैसे आप ग्लो करेंगे, ऑन करेंगे, तो ऑन करते क्या होगा? लाइट वेव्स चलेंगे इससे। तो इस कार्डबोर्ड शीट से जो लाइट वेव्स आगे एमिट होगी, फर्दर मूव करेंगी, और सिर्फ इस नैरो स्लिट से पास होगी। मानते हो नहीं मानते हो? सारी की सारी लाइट वेव्स ओनली नैरो स्लिट से ही पास होंगी। तो डन है? कोई दिक्कत, टेंशन वाली बात नहीं ना? चलिए, बहुत बढ़िया। तो जो नैरो स्लिट से जब लाइट वेव्स पास होंगी, तो ध्यान देना, पढ़ तो रहे हो तुम लोग इंटरफेरेंस, वाईडीएस इंटरफेरेंस का एग्जांपल है, लेकिन बेटा यहाँ पर डिफ्रैक्शन भी बनता है। प्रत्येक ध्यान दे रहे हो? यहाँ इंटरफेरेंस का बेटा हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक इंटरफेरेंस का है, एग्जांपल इंटरफेरेंस का है, क्योंकि इसमें डिफ्रैक्शन भी बनता है, ध्यान रखना। क्योंकि बेटा यहाँ पर जब लाइट वेव्स इस नैरो स्लिट पर इंसिडेंट होंगी ना बेटा, तो इससे जो लाइट वेव्स निकलेंगी वो सारी पॉसिबल डायरेक्शन में निकलेंगे बेटा। तो यहाँ पर लाइट वेव्स सेपरेट हो रही है, ठीक है? यहाँ डिफ्रैक्शन पैटर्न भी बनता है, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। अब आप खुद सोचिए बेटा, सोर्स से जब लाइट वेव आगे निकलेंगी बेटा, तो लाइट वेव की नेचर क्या होती है? ट्रांसवर्स नेचर होती है बेटा। क्रिस्ट है, ट्रफ, क्रिस्ट भी है, ट्रफ भी है, बोलो तो टेंशन ना बेटा। तो जितने भी क्रिस्ट है बेटा, आप सोचिए बेटा, जितनी भी लाइट वेव निकलेगी, दिमाग लगाइए मेरी बात पर, ध्यान दीजिए। यहाँ से लाइट वेव चलेगी बेटा, यहाँ भी लाइट वेव्स निकलेंगी, और यहाँ से भी लाइट वेव्स चलेंगी, चलेंगे नहीं चलेंगे? तो सोर्स तो सेम ही है ना, लाइट सोर्स तो सेम है। तो जो लाइट वेव्स निकलेंगे बेटा, सारे के सारे मोनोक्रोमेटिक है, तो सबका क्रिस्ट बनेगा। एक ही सोर्स से लाइट वेव निकल रही है, तो सबका क्रिस्ट बनेगा। सारे क्रिस्ट को कॉमन करते हुए हम लोग एक कर्व बना देंगे। तो ये जो रेगुलर कर्व है, ये सबके क्रिस्ट को शो कर रहा है। तो आपको पता है क्रिस्ट के बाद ट्रफ बनना तय है, ठीक है? तो सारी लाइट वेव्स की जो ट्रफ बनेंगे, इन सबको कॉमन करते हुए हम लोग एक कर्व बना रहे हैं, वो डॉटेड बना देते हैं, ट्रफ को शो कर रहे हैं। समझ में आया कर्व का मीनिंग क्या है? ठीक है, क्योंकि बेटा सबको पता है कि अगर ऐसा डायग्राम हम बनाने लगेंगे ना, अब तक कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना, बहुत भयंकर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उसको इजी बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए हम लोग ये मेथड यूज़ करते हैं। तो इसमें जो रेगुलर ग्राफ है, वो जितनी भी लाइट वेव्स निकल रहे हैं, सबके क्रिस्ट को एक कॉमन पैटर्न दे रहा है, और उसकी जस्ट आगे बेटा ट्रफ बनेगा, तो डॉटेड बना दिया हम लोगों ने। इस तरह सीक्वेंस चलेगी, समझ गए? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? ओके, डन। हाँ जी, चलो बेटा स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना। तो YDAC में डायग्राम को फोकस करना, ये तो आप देख चुके हैं ना प्रॉपरली। अब यहाँ पर नोटिस करो ना, ध्यान दो, एग्जैक्टली हो क्या रहा है ये समझना। बेटा मार्क्स कैसे मिलेंगे अगर एग्जाम में आया, तो बेटा बच्चा किन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाता और मार्क्स कैसे कट जाते हैं, वो समझना पहले।
मोनोक्रोमेटिक सोर्स हो गया, ये नैरो स्लिट हो गई एस, इससे बड़ा वेव फ्रंट निकल रहा है। रेगुलर जो ग्राफ है वो क्रिस्ट की पोजीशन को शो कर रहा है, डॉटेड ट्रफ को शो कर रहा है, ठीक है ना। फिर आपने बात की थी बेटा कि डिस्टेंस SS1 और SS2 सेम होनी चाहिए, यही बात की थी बेटा आपने, दिमाग लगाइए बच्चों ढंग से अच्छे से। S1 और S2 तो डिस्टेंस SS1 और SS2 सेम होनी चाहिए ना। तो इनकेस अगर ये गैप SS1 SS2 सेम है तो जो लाइट वेव S1 पर अप्रोच करेगी और जो लाइट वेव S2 पर अप्रोच करेगी उनके बीच में पाथ डिफरेंस जीरो हो जाएगा क्या? जो सेम पाथ कवर करेंगे, जो पाथ वेव SS1 कवर करेगी वही पाथ वेव SS2 कवर करेगी। तो S1 S2 पॉइंट्स पर इनके बीच में पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस जीरो हो जाएंगे क्या? तो इसका मतलब S1 S2 सेम फेज में बिहेव करेंगे। अगर मान लिया बेटा कि S1 पर क्रिस्ट पहुंचा तो S2 पर क्रिस्ट ही पहुंचेगा। S1 पर लाइट वेव जिस फेज एंगल पर अप्रोच करेगी S2 पर भी लाइट वेव उसी फेज एंगल पर अप्रोच करेगी। गलत तो नहीं कह रहा। S1 S2 पर फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, टाइम डिफरेंस कितने हो जाएंगे? शून्य हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत तो परेशान नहीं था। बहुत ही बढ़िया। अब सुनिए, ध्यान दीजिए, इस कंडीशन को अपन यहाँ देखें तो देखिए जो लाइट वेव S1 पहुंचेगी और S2 पहुंचेगी तो मैंने S1 से अगर रेगुलर ग्राफ आगे निकाला तो S2 से भी रेगुलर ग्राफ ही आगे निकाला। ध्यान रखिएगा इस बात को, क्योंकि बेटा यहाँ से दोनों के बीच में फेज डिफरेंस जीरो है। तो S1 से अगर क्रिस्ट निकलेगा तो S2 से भी क्रिस्ट ही निकलेगा, S1 से ट्रफ निकला तो S2 से भी ट्रफ ही निकलेगा। क्या बातें समझ में आ रही है? पक्का? कोई दिक्कत नहीं? बहुत बढ़िया। सुनो, अब यहाँ पर जो तुमने कर्व बनाया था 1 2 3 4 एंड 5, इनके नेम दे रहा हूँ तुम, ठीक है। डायग्राम में कैसे आपको इजीली ये चीज बनानी है, कम टाइम बनानी है, अपन सीखने की कोशिश करना है। S1 S2 का बेटा जो सेंटर पॉइंट है ये ले लिया हम लोगों ने, S1 S2 का एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट ले लिया। तो आप सोचिए S1 की जो लूप है उसका लूप नंबर 3 है, जो कर्व नंबर 3 है वो सेंटर पर आ रहा है। तो S2 का भी थर्ड जो कर्व है वही सेंटर पर आना चाहिए, ये आप ध्यान रखेंगे। S1 का अगर सेकंड कर्व सेंटर पर आता है S2 का भी उसी पॉइंट पर सेकंड कर्व ही अप्रोच करना चाहिए था, ये थोड़ा ध्यान रखने के लिए। तो सेंटर पॉइंट पर सीक्वेंसिंग सेम होनी चाहिए। S1 का अगर सेकंड लूप आ रहा है तो S2 का भी सेकंड ही पहुंचेगा, थर्ड आ रहा है तो थर्ड ही पहुंचेगा, फोर्थ तो फोर्थ, फिफ्थ तो फिफ्थ, ध्यान रखना, ठीक है। तो देखिए S1 का थर्ड और S2 का थर्ड कॉमन हो गए कुछ सेंटर पर। तो अब आप खुद सोचिए S1 का जो फोर्थ है वो S2 के सेकंड से मिला गया और S1 का जो फिफ्थ है वो S2 के फर्स्ट से मिला। यस, इसी तरह से S2 का फोर्थ S1 के सेकंड से और S2 का फिफ्थ S1 के फर्स्ट से मीट करेगा। क्या मेरी बातें समझ में आई? कंफर्म? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? ये लीजिए, ये लूप तैयार हो गया। अब सुनो बच्चों, अब आप खुद प्रैक्टिकली सोचना, ध्यान देना अच्छे से। S1 से जब लाइट वेव, देखो S1 S2 का सेंटर पॉइंट यहाँ ले लिया और सेंटर के कॉरस्पॉन्डिंग आप स्क्रीन का सेंटर ले लो, स्क्रीन का सेंटर पॉइंट, ठीक है, विजिबल है ना? तो देखो ध्यान देना अच्छे से, S1 S2 का जो सेंटर पॉइंट है उसके रेस्पेक्ट में आपने स्क्रीन का सेंटर पॉइंट ले लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डन है, ओके, बहुत बढ़िया। तो जो लाइट वेव S1 से सेंटर O पर पहुंचेगी और जो लाइट वेव S2 से सेंटर O पर पहुंचेगी ना, उनके बीच में S2 नीचे सेंटर पॉइंट, हाँ जी, दिमाग लगाना, ढंग से सुनना। तो S1 S2 और ये सोर्स है S, तो लाइट वेव S1 S2 पर पहुंच गए ना। अब देखिए S1 S2 का सेंटर पॉइंट लिया आपने और इसके कॉरस्पॉन्डिंग स्क्रीन का सेंटर ले लिया तुमने। तो S1 S2 का सेंटर पॉइंट ये C और जो कॉरस्पॉन्डिंग स्क्रीन का सेंटर पॉइंट ले लेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए जो लाइट वेव S1 से सेंटर पर पहुंचेगी और S2 से जो सेंटर पॉइंट पर आएगी ना, वो दोनों सेम पाथ कवर करेंगी क्या? सोच के देखिए,
S1 हो और S2 हो, सेम पाथ कवर करेंगे, तो दोनों का पाथ सेम है, तो पाथ डिफरेंस कितना हो गया? जीरो। सहमत हो? और पाथ डिफरेंस जो, तो फेज डिफरेंस भी जीरो। याद तो है ना रिलेशन, फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। दोनों वेव सेम पाथ कवर करेंगे तो पाथ डिफरेंस जीरो, पाथ डिफरेंस जीरो तो मल्टीप्लाई पर फेज डिफरेंस भी जीरो और टाइम डिफरेंस भी जीरो ही मिलेगा। बोलो क्लियर है क्या? कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं था? चलिए बहुत बढ़िया। तो बच्चों अपने को पता है कि पॉइंट ओ पर जब वेव पहुंचेगी तो उनके बीच पाथ डिफरेंस जीरो, फेज डिफरेंस जीरो, टाइम डिफरेंस जीरो। तो फेज डिफरेंस जीरो हो गया, पाथ डिफरेंस जीरो हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सेंटर पर अगर फर्स्ट वेव का क्रिस्ट है तो सेकंड का भी क्रिस्ट ही पहुंचेगा, मानते हो? तो रिजल्टेंट वेव कैसे रहेगी? मैक्स। इसका मतलब सेंटर पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। बोलो, सेंटर ऊपर पहुंचेंगे तो पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस, टाइम डिफरेंस जीरो। इसका मीनिंग है, इसका मीनिंग है बेटा जो सेंटर पॉइंट है वहां पर दोनों वेव्स का क्रिस्ट एक साथ पहुंचेगा या दोनों का ट्रफ एक साथ पहुंचेगा, कहने का मतलब ये है। तो रिजल्टेंट वेव कैसे रहेगी? मैक्स। कैसे रहेगी? मैक्स। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बेटा। तो यहाँ पर क्या बनेगा? ब्राइट फ्रिंज बनेगी। तो हमेशा याद रखना YDSC में सेंटर हमेशा ब्राइट है, सेंटर इज ऑलवेज ब्राइट। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सेंटर पॉइंट पर क्या बनेगी? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनेगी, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, ओके। अब इसको बेटा अगर हम लोग यहाँ चेक करें तो देखो, ध्यान देना, देखिए सेंटर पॉइंट पर देख रहे हैं हम लोग, तो क्या मिल रहा है? दोनों के रेगुलर ग्राफ मिल रहे हैं क्या? मतलब क्रिस्ट से क्रिस्ट मिल रहा है और उसके जस्ट फ्रंट में देखो डॉटेड से डॉटेड मिल रहा है और फिर आगे क्रिस्ट से क्रिस्ट मिल रहा है। पूरा क्रिस्ट देन ट्रफ देन क्रिस्ट, तो ये सारे के सारे सेम फेज में मिल रहे हैं क्या? तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग सेंटर ब्राइट हो गया क्या? तो देखिए सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बन गई। समझ में आया कैसे बनी? नहीं बनी है? ये अपन डिस्प्ले कर सकते हैं ना, तो परेशानी डन है। देखिए इस वाले ग्राफ में रेगुलर क्या है? क्रिस्ट, और डॉटेड क्या है? ट्रफ। तो रेगुलर से रेगुलर मिल रहा है, इसका मतलब क्रिस्ट से क्रिस्ट मिल रहा है। फिर डॉटेड से डॉटेड मिल रहा है, मतलब ट्रफ से ट्रफ मिल रहा है। फिर क्रिस्ट से क्रिस्ट मिल रहा है। क्या बातें क्लियर है अपने को या नहीं है? अब आपको पता है बेटा कि एक ब्राइट के दोनों तरफ क्या होंगे? डार्क। ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जो भी मान लो। अब इसके ब्राइट के दोनों तरफ क्या? डार्क। दोनों तरफ डार्क बननी चाहिए। डार्क कब बनेगा? जब एक वेव का क्रिस्ट है और दूसरे का ट्रफ है, यही ना? तो डार्क फ्रिंज बन जाएगी, एक का क्रिस्ट और दूसरे का ट्रफ। अब आप सोचिए, जस्ट इस लाइन के ऊपर देखें, डॉटेड से रेगुलर मिला गया, अगेन डॉटेड से रेगुलर मिला गया, तो इनमें क्या होगा? एक रेगुलर ग्राफ, एक डॉटेड ग्राफ, मतलब एक का क्रिस्ट और दूसरे का ट्रफ है। मानते हो? ये भी डार्क बन जाएगी, बताइए। अगेन रेगुलर टू डॉटेड और रेगुलर टू डॉटेड, इनको ज्वाइन करते हुए डार्क बन जाएगी, बताइए। ओके, ये आपका काम होना चाहिए। फिर क्या होगा? डार्क के फिर आगे ब्राइट बननी चाहिए। आप देख सकते हैं डॉटेड टू डॉटेड मिल रहा है और रेगुलर टू रेगुलर मिल रहा है, मतलब सेम फेस सुपरपोजिशन हो रहा है। तो फिर से ब्राइट, अगेन डॉटेड टू डॉटेड, रेगुलर टू रेगुलर, अगेन ब्राइट। ओके, मैंने 5 पॉइंट शो किए हैं। अगर 3 पॉइंट भी शो कर दे जाए तो मोर देन एनफ, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे ना। 5 की रिक्वायरमेंट है, 3 पॉइंट भी शो कर दी, बहुत है, बहुत है। समझ गए बात को? ये YDSC का ग्राफ का मतलब ये वेव डायग्राम है वो कंप्लीट हुआ है। बोलो क्लियर है? अब हम लोग इसके मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। मैथमेटिकली इसको हम लोग प्रूव करेंगे, ध्यान देना, ढंग से सुनना था। मैथमेटिकली प्रूव कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? हाँ जी, तो नेक्स्ट टारगेट है हमारा कैलकुलेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ। ये तो आपने पढ़ लिया, सीख लिया कि बेटा फ्रिंजेस कैसे बनेंगे, तब स्क्रीन पर इंटरवेंस फ्रिंज किस तरह से बनेंगे, तब अब वो फ्रिंज की विड्थ क्या होगी, तब ये अपने को नोटिस करना है। देखो दिमाग लगाना, ढंग से सुनना। तब
अब देख, ये हमारे पास मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स एस, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, ठीक है। कार्डबोर्ड शीट एन, कार्डबोर्ड शीट कितनी है ना एन, सोर्स S1 S2 याद है, नैरो स्लिट, सेंटर पॉइंट सी, जो लाइट वेव S1 पर अप्रोच करेगी और जो लाइट वेव S2 पर अप्रोच करेगी बेटे, उनके बीच में पाथ, फेज और टाइम डिफरेंस जीरो रहेंगे। फिर आपने बात की बेटा, ये स्क्रीन है, स्क्रीन का जो सेंटर पॉइंट है बेटा O, इस पर क्या बनेगी, ब्राइट फ्रिंज बनेगी कि जो लाइट S1 O और S2 O अप्रोच करेगी उनके बीच में पाथ, फेज और टाइम डिफरेंस जीरो रहेंगे। डन है इतनी बातें? चलो सुनो, अब ध्यान दो कुछ आगे की बात बेटे। जो कोहेरेंट लाइट सोर्स S1 S2, उनसे स्क्रीन की डिस्टेंस ली कि अपन ने कैपिटल डी, कितनी ली बेटा, और जो कोहेरेंट लाइट सोर्स है S1 S2, उनके बीच में गैप कितना लिया अपन ने, स्मॉल डी, कितना लिया बच्चों, स्मॉल डी। सुनिए, सेंटर इज ऑलवेज ब्राइट, दिमाग में है। अब स्क्रीन पर कोई भी एक रैंडम पॉइंट लो, स्क्रीन पर कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लो कहीं भी, आपने स्क्रीन पर एक रैंडम पॉइंट लिया ना P, अब आप सोचिए स्क्रीन पर आपने एक रैंडम पॉइंट लिया था P तो जो लाइट वेव S1 टू P अप्रोच करेगा और S1 टू P और S2 टू P अप्रोच करेगा, क्या उनके बीच पाथ सेम होंगे क्या? नहीं होंगे, ऑब्वियस सी बात है। S1P और S2P, इनमें ऑब्वियस बात है S2P का पाथ ज्यादा होगा, तो कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस के चांस बन जाएंगे, नहीं बन जाएंगे? तो मानते इस बात को? तो ना पॉइंट P पर कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस बनेगा, तो ठीक है। और पाथ डिफरेंस कितना बनेगा ये आपको चेक करना है, आपको कैलकुलेट करना है। तो पॉइंट P रैंडम पॉइंट है, पॉइंट P पर कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस बनेगा, ठीक है। अब इस पाथ डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग S1 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग। S1 से हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया S1T, S2P पर S1 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और कैलकुलेशन फैसिलिटी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने पॉइंट C को P से ज्वाइन किया है। ध्यान से सुनना अच्छे से। अब सपोज इनकेस अगर एंगल है थीटा, तो ना अगर ये एंगल थीटा तो भी अप्रोक्स थीटा हो गया क्या? आप सोचिए ना, अगर ये एंगल थीटा है तो रिमेनिंग एंगल यहाँ क्या होगा, 90 माइनस थीटा, और ये अप्रोक्स 90 थे, थीटा रिमेनिंग हो गया, ठीक है। दिमाग लगाना ढंग से अच्छे से सुनो। तो जो ये जितना भी तामझाम तुम पढ़ रहे हो ना, तो ये प्रैक्टिकली अगर हम लोग S1 S2 के बीच में गैप लें प्रैक्टिकली, तो ये गैप S1 S2 के बीच में जो गैप है स्मॉल डी, ये गैप आता है ना मिलीमीटर्स में, किसमें आता है, मिलीमीटर, और मे बी लेस देन 1 मिलीमीटर। अब 1 मिलीमीटर आप जानते हैं क्या होता है, उससे भी कम हो जाता है, या अप्रोक्स उसके आसपास रहता है। जबकि जो गैप है कैपिटल डी, ये लमसम अप्रोक्स 1 मीटर के आसपास हो। 1 मीटर का होता है समझ रहे ना, 100 सेंटीमीटर हो गया, मतलब 1000 मिलीमीटर। तो ये स्मॉल डी अप्रोक्स 1 मिलीमीटर के लमसम है अप्रोक्स, और ये 1000 मिलीमीटर है। तो आप समझ सकते हैं गैप कितना ज़्यादा है, समझ सकते हैं कंपैरेटिवली। तो एंगल लगभग सेम हो जाएंगे, लगभग सेम क्यों ले रहा हूँ मैं, समझ में आएगी। सेकेंड थिंग, यहाँ पर स्क्रीन पर जो फ्रिंजेस बनेगी, ब्राइट और डार्क फ्रिंज बनेगी, उनको प्रॉपरली और प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करने के लिए आपको कनिष्क मैग्नीफाइंग लेंस की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी ना, मैग्नीफाइंग लेंस। मैग्नीफाइंग लेंस से देखना पड़ेगा, वरना ढंग से दिखेंगी नहीं, इतनी नैरो फ्रिंज होती है, ब्राइट और डार्क स्ट्रिप्स बहुत कम होती है, बहुत पतली होती है। ये बातें समझ में आ रही है? yes, पक्का? चलो सुनो ध्यान दो। तो जो थीटा है थीटा, अब सुनो, ये स्क्रीन है,
तो स्क्रीन पर सेंटर पर क्या बनेगी, ब्राइट बनेगी, उसे अपन बोलेंगे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। क्या बोलेंगे, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ध्यान दे रहे हो ना, स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है साइड व्यू से ना। अगर मैं स्क्रीन को फ्रंट व्यू से देखूं, ये स्क्रीन का साइड व्यू है बेटा। अगर मैं स्क्रीन को फ्रंट व्यू सामने से देखूं बेटा, तो सामने देखिए बेटा, ध्यान कीजिए कि टॉपिक जो आप पढ़ रहे हैं ना बेटा, ये एग्जाम की वजह से इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको अगर प्रैक्टिकली फील करोगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा और आपके लिए ज़्यादा हेल्प करेगा। कि आपको पता है इस चैप्टर में इस पर ढेरों सारे न्यूमेरिकल भी बनेंगे। ये है, तो देख बेटा सेंटर हो ये रहा, और इसमें क्या बनी, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। और तेरे को पता है ब्राइट के दोनों तरफ क्या बनेंगे, डार्क, देन अगेन ब्राइट, देन अगेन डार्क। ये प्रोसीजर रेगुलर चलता रहेगा बेटा। अब जो स्क्रीन पर पॉइंट P है आपको जो दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट भी कहीं भी हो सकता है, हो सकता है पॉइंट P यहाँ पर हो सकता है पॉइंट P यहाँ पर कहीं भी हो सकता है, मे बी, मानते इस बात को। तो पॉइंट P पर क्या बन रही है, पॉइंट P पर बन रही है हमारे पास nth फ्रिंज। मैंने ब्राइट डार्क का नाम नहीं लिया था, दिमाग से उठा। पॉइंट P पर मैंने क्या एज्यूम किया, nth फ्रिंज। पॉइंट P पर क्या बन रही है, nth फ्रिंज। nth मतलब 10th फ्रिंज या 8th फ्रिंज या 5th फ्रिंज, कोई सी बन सकती है, समझ लो। सीक्वेंसिंग में कोई सी फ्रिंज बन सकती है। तो मैंने काउंटिंग में क्या कहा, nth फ्रिंज। डार्क भी हो सकती है तो ब्राइट भी हो सकती है, और मैंने सिर्फ इतना ही कहा, nth फ्रिंज। तो बच्चों अगर मैं आपसे कहूँ दिस इज xn, व्हाट इज xn, डिस्टेंस ऑफ nth फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, तो गलत तो नहीं है। xn यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस ऑफ nth फ्रिंज, मे बी ब्राइट मे बी डार्क, फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। तो क्लियरली मेंशन है कि इस पर न्यूमेरिकल बनेंगे। ये जो पॉइंट आप पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, इसके आसपास में न्यूमेरिकल्स घूमेंगे बेटा। इस चैप्टर का सबसे बड़ा न्यूमेरिकल पार्ट इसी पर बनता है, ध्यान देना। कैपिटल डी डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम कोहेरेंट सोर्सेज, स्मॉल डी डिस्टेंस बिटवीन टू कोहेरेंट सोर्स, एक्सटेंड डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। कोई दिक्कत तो नहीं, ओके। चलिए सोचो, ये सारा सेटलमेंट क्लियर है अपने। आइए ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन अब आप देखिए कितना आसान है, बहुत ही इजी कैलकुलेशन है, ढंग से समझना, ध्यान से। बात शुरू होती है पाथ डिफरेंस से। तो पॉइंट P पर पाथ डिफरेंस कितना होगा, S2P माइनस S1P। पॉइंट P पर जो लाइट वेव्स अप्रोच करेंगे उनमें पाथ डिफरेंस कितना होगा, S2P माइनस S1P, ठीक है। तो ना यहाँ पर एग्जैक्टली इस पाथ डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए आपने S1T एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ध्यान देना, S1T इज परपेंडिकुलर टू S2T, S1T इज परपेंडिकुलर टू S2T। तो इस सिचुएशन में S1P अप्रोक्स इक्वल टू TP दे सकते हो क्या, S1P और TP ये लमसम सेम होंगे ना, अप्रोक्स सेम होंगे ना बेटा। S1T ठीक है, इस परपेंडिकुलर S2P मतलब S2T, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन। तो उसका मतलब S1P अप्रोक्स इक्वल TP, ऋषि समझ गए, पक्का, बहुत बढ़िया। हाँ जी ध्यान देना, थोड़ा यहाँ पर पाथ डिफरेंस कितना रहा, अप्रोक्स S2T आ गया क्या, बताइए भाई। S1P और TP ये लमसम सेम है, अप्रोक्स सेम है, तो इसका मतलब डिफरेंस कितना बचा पाथ में, यही तो बचा। तो S2T कितना आ गया, पाथ डिफरेंस आ गया, यस और नो, कोई टेंशन, कोई दिक्कत नहीं। अब दिमाग लगाना ढंग से अच्छे से सुनो। इन ट्रायंगल S1 S2T, ट्रायंगल कौन सा लिया आप लोगों ने, S1 S2T, तो थीटा के फ्रंट में क्या है, परपेंडिकुलर, 90 के फ्रंट में क्या है, हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस का रिलेशन क्या होता है, साइन। साइन थीटा कितना हो जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर S2T अपन हाइपोटेनियस कितना है, S1 S2, यस और नो। और S2T कितना है, पाथ डिफरेंस, और S1 S2 कितना है, स्मॉल d। बोलिए कोई दिक्कत नहीं।
इसी सीक्वेंस से बात करें, इन ट्रायंगल COP, ट्रायंगल हमने कौन सा लिया था, COP दिखाई दे रहा है, तो थीटा के फ्रंट में क्या है, परपेंडिकुलर, और बेटा ये क्या है, बेस, तो परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर OP, तो पर बेस कितना है, CO, OP कितना है, XN, और CO कितना है, कैपिटल D। यस और नो? अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आप लोगों ने बात की है कि जो स्मॉल डी है क्या है, मिलीमीटर रेंज में है, और कैपिटल डी है मीटर रेंज में है। एग्जैक्ट कोई 1 मीटर नहीं होती, लमसम ये होती काफी बड़ी है। तो शायद आप इस बात को फील कर सकते हैं कि जो थीटा बनेगा वो प्रैक्टिकली बहुत छोटा बनेगा, वेरी स्मॉल। और जब थीटा एंगल बहुत छोटा होता है तो याद है ना 3 रिजल्ट्स, थीटा इज वेरी स्मॉल, देन sin थीटा अप्रोक्स थीटा, tan थीटा अप्रोक्स थीटा, एंड cos थीटा अप्रोक्स 1। याद है नहीं है? प्रैक्टिकली अगर थीटा की वैल्यू काफी कम है तो sin थीटा को अप्रोक्स थीटा, tan थीटा को थीटा, और cos थीटा को 1 दे सकते हो, नहीं दे सकते हो? तो ये प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर रहे हैं, और ध्यान दीजिएगा अच्छे से, sin थीटा अप्रोक्स थीटा, tan थीटा भी अप्रोक्स थीटा, दिमाग लगाना ढंग से अच्छे से। तो थीटा कितना रहा, पाथ रेफरेंस अपॉन स्मॉल डी, और यहाँ पर थीटा कितना रहा, XN अपॉन, यस और नो? इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 दोनों को थीटा में हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, बताइए वो दिक्कत को। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड कितना रहा, XN स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। थोड़ा पाथ डिफरेंस इस स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। और बेटा अगर याद हो आपको तो याद कीजिए, जब भी मैंने पहले इसको पढ़ा, ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल्स किए, तो ढेर सारे न्यूमेरिकल्स का बेस है। डेल्टा में पाथ डिफरेंस को शो कर रहा है, XN डिस्टेंस ऑफ nth फ्रिंज ऑफ सेंट्रल राइट फ्रिंज, स्मॉल d डिस्टेंस बिटवीन कोहेरेंट सोर्सेज, और कैपिटल D डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड कोहेरेंट सोर्सेज। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब याद कीजिए ना, आप लोगों ने जो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव की कंडीशंस पढ़ी थी ना, उनको रखते जाओ और चलते जाओ। अगर पॉइंट P पर आपको ब्राइट फ्रिंज मिल जाए, ब्राइट फ्रिंज, तो याद कीजिए आपने बाकायदा प्रूव किया है, ब्राइट फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा, n लैम्डा, और डार्क आ जाए तो -1 λ/2। ये वैल्यूज हमें रखनी है और आगे बढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना ढंग से। यहाँ तक समझ आ गया अच्छे से, परफेक्टली? कोई भी कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं ना? सुनो ध्यान दो। हाँ जी, बेटा बात हम लोग कर रहे हैं बीटा डार्क, किसकी बात कर रहे हैं, डार्क। एक डार्क फ्रिंज की विड्थ ले रहा हूँ, बीटा से शो करते हैं अपन फ्रिंज विड्थ को, ये बीटा इस तरह लिखते हैं। ये फ्रिंज की विड्थ कितनी है, ये एक फ्रिंज कितनी स्पेस कवर करेगी, फ्रिंज विड्थ है, और ये D फॉर डार्क, ठीक है बेटा, तो दिक्कत नहीं। मैं डार्क फ्रिंज की विड्थ लेना चाहता हूँ, तो आप सोचिए बेटा डार्क के दोनों तरफ कौन होंगे, राइट। तो पहले अपन सेंटर से सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, तब जाकर इनको माइनस करने पर हमें डार्क की विड्थ मिलेगी। समझ गए नहीं समझे? तो ट्रिक देखना, ध्यान देना बेटा, अच्छे से समझ लेना। तो मान लीजिए आपको डार्क की विड्थ लेनी है, आपने सेंटर से क्या किया, सबसे पहले nth ब्राइट की डिस्टेंस निकाल ली, मान लिया nth ब्राइट है, और फिर n-1th ब्राइट की डिस्टेंस निकाल ली। ये अगर xn है तो यहाँ से कितना आ जाएगा, xn-1 आ जाएगा ना। तो बेटा दोनों का अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डार्क की विड्थ आ जाएगी। तो ये ट्रिक लगाएंगे यहाँ पर अपन, समझ गए नहीं समझे? ये ट्रिक क्या काम करती है, तो ध्यान से सुनना, अच्छे से ढंग से समझ लो। बात करनी है इसकी डार्क की विड्थ, तो पहले डार्क के लिए ब्राइट की बात करनी पड़ेगी। तो देख ध्यान देना, फॉर nth ब्राइट, nth ब्राइट सामने देखिए, तो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला कितना है, XN स्मॉल d अपॉन कैपिटल D,
और nth ब्राइट के लिए पाथ रेफरेंस कितना हो जाएगा n लैम्डा। अब ये तुम्हारे को याद रहना चाहिए। ब्राइट के लिए जो पाथ रेफरेंस होता है कितना होता है n लैम्डा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। Yes sir. तो बच्चों कहीं भूल जाओ तो रिलेशन ही मैंने बता रखा है तुम लोगों को। फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। तो यहाँ से पाथ डिफरेंस कितना आ गया लैम्डा अपॉन 2 पाई इनटू फेज डिफरेंस। बोलो देख सकते हो। अब ब्राइट फ्रिंज के लिए फेज डिफरेंस कितना होता है, कितना होता है 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, इट मींस इवन मल्टीपल ऑफ पाई। याद है क्या। तो फेज डिफरेंस 2n पाई, 2 पाई कैंसिल तो n लैम्डा आ गया क्या, n लैम्डा इस तरह से है। तो xn की वैल्यू कितनी आ गई n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। यस और नो, कोई दिक्कत पक्का। ये nth ब्राइट की बात हो गई। अब n माइनस 1th ब्राइट ले लो। n माइनस 1th ब्राइट की बात करें xn माइनस 1 तो n के लिए क्या कर देंगे n माइनस 1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। बताओ बेटा। अब अगर हम लोग बीटा डार्क की बात करें, बीटा डार्क कितना होगा xn माइनस xn माइनस। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रही बातें। वैल्यूज पुट करें। xn कितना है n लैम्डा कैपिटल D, लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। तो देखो मैंने लिया कॉमन और xn में तो ओनली n आएगा माइनस, ये रहा माइनस, और xn माइनस 1 में लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d कहूँ तो n माइनस 1, तो माइनस n प्लस 1 हो जाएगा क्या, n टू n कैंसिल। तो बीटा डार्क कितना रहा लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। तो डार्क की विड्थ आ गई बेटा हमारे पास, बीटा डार्क। समझे नहीं समझे ना, Yes sir. लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। अब ये सेम प्रोसीजर ब्राइट के लिए रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। केस सेकंड, बीटा ब्राइट। तो एक ब्राइट के दोनों तरफ कौन होगा डार्क, ब्राइट के दोनों तरफ कौन होगा बच्चों Dark. हाँ जी। तो ब्राइट के दोनों तरफ डार्क है। सबसे पहले बात कर लें फॉर nth ब्राइट है था, इस बार nth डार्क ले लें। nth डार्क की बात करते हैं अपन, सुनो ना। तो डार्क के लिए तो पाथ डिफरेंस कितना होता है बताओ। ये तो बेसिक ले लिया अपन ने, एक्स स्मॉल डी कैपिटल डी, ठीक है। तो देखिए nth डार्क की बात कर रहे हैं, तो पॉइंट पेपर इस बार क्या बन रहा है nth डार्क, एक्स स्मॉल डी कैपिटल डी तो ले लिया। और डार्क के लिए होता कितना होता है पाथ रेफरेंस 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। अभी किसी ने n लैम्डा बोला तो हाँ जी, ये ऋषि गंवार है। सबको पता सुनो तो ध्यान देना तो nth डार्क फ्रिंज के लिए बात हुई, प्लीज समझ में आ रही बात। nth डार्क की बात करें तो देखो पाथ रेफरेंस एक्सटेंड स्मॉल डी कैपिटल डी तो आएगी। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरवेंस से कंडीशन उठाओ, कितना था पाथ रेफरेंस 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। तो एक्सटेंड कितना हो जाएगा 2n माइनस 1 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। कंफर्म। Yes sir. अब सेम प्रोसीजर रिपीट कीजिए n माइनस 1th डार्क के लिए। nth डार्क था, n माइनस 1th डार्क ले लें। जो सुनो एक्स एन माइनस 1, ध्यान देते रहिए 2 n कितना लिखा n माइनस 1 हाँ जी 2n माइनस 3, 2n माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3,
हाँ जी, तो ये हमारे पास xn और वो xn माइनस वन। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? अब देखो ध्यान देना अच्छे से, xn हो गया, xn माइनस वन हो गया, तो बीटा ब्राइट निकाल लें। तो बीटा ब्राइट क्या होगा, करे माइनस, दो डार्क के बीच में ब्राइट होगा ना, तो xn की वैल्यू आपके पास है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2d, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2d कॉमन कितना रहेगा, 2n माइनस वन। ओके, फिर माइनस xn माइनस वन में 2n माइनस 3, तो माइनस 2n प्लस 3, ये 2n कैंसिल, 3 माइनस वन कितना रहेगा, 2, और 2 से 2 कैंसिल करें तो बीटा ब्राइट कितना आ जाएगा, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। बताइए समझ में आएगा? तो बच्चों यहाँ से हम देख सकते हैं चाहे ब्राइट हो चाहे डार्क हो, दोनों के लिए विड्थ सेम है। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? ये रिजल्ट दिमाग में रखना बच्चों, स्टार मार्क कर रहा हूँ, ध्यान दो। बीटा ब्राइट बीटा डार्क सेम है, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस फ्रिंज एंड डिफ्रैक्शन फ्रिंज। इंटरफेरेंस फ्रिंज और डिफ्रैक्शन फ्रिंज में डिफरेंस क्या था, तो डिफरेंस आपके सामने है। इंटरफेरेंस फ्रिंज में फ्रिंज विड्थ थ्रूआउट सेम रहती है, चाहे ब्राइट हो चाहे डार्क हो, चाहे फर्स्ट फ्रिंज हो चाहे सेकंड फ्रिंज हो, चाहे 10th हो चाहे 100th हो, कोई सी भी हो। जहां तक फ्रिंज बन रही है विड्थ सेम होगी, इंटेंसिटी सेम होगी, ब्राइटनेस सेम होगी। ये इंटरफेरेंस का है। क्योंकि जो डिफ्रैक्शन फ्रिंज होती है उनमें ब्राइटनेस का बहुत ज़बरदस्त डिफरेंस आता है, बहुत ही ज़बरदस्त डिफरेंस आता है। ठीक है, ओके, तो फिर हम लोग आगे बात करेंगे। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? कन्फर्म, कोई दिक्कत वाली बात नहीं? हाँ जी, बंद कर।